अब सातवां कौन सा है? तुलनावाचक। तुलनावाचक में क्या है? की अपेक्षा, के समक्ष, यानी हम बोलते हैं ना उसके समक्ष वो बहुत सुंदर है ना। किसी का भी नाम लेके आप बता सकते हैं, या जो है एक्चुअली जो है उसके बारे में भी बता सकते हैं। उससे वो बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना, उसकी अपेक्षा वो बहुत अच्छा है, उसके समक्ष वो बहुत अच्छा उसका नेचर है, बोल सकते हैं। ऐसे ऐसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो तुलनावाचक में क्या आता है? की अपेक्षा और के समक्ष। फिर आता है आठवां कारणवाचक। कारणवाचक में के मारे, के कारण, है ना। क्या आता है? कारणवाचक बोलते हैं ना, हम किसी भी चीज़ का कारण बता देते हैं। किसी भी चीज़ के लिए हमको कुछ भी बताना है तो हम उसका कारण बता देते हैं, एक्सक्यूज जिसे बोलते हैं, बता देते हैं। तो के मारे, के कारण, इस मारे मैं नहीं गई थी, या इस कारण मैं नहीं गई थी, है ना। तो ये हो गए दो इसके और एग्जाम्पल, यानी हमने पूरे 8 देखे हैं। किसके? संबंध बोधक के भेद, और उसके क्या देखे हैं? भेद के हमने जो सबसे पहले हमने इसके जो उदाहरण तो देखे ही देखे हैं, उसके साथ में उदाहरण भी देखे, उसके साथ भेद के साथ में उदाहरण भी देखे, है ना। तो अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। अब हमने देखा कि संबंध बोधक में और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। सबसे पहले हम अंतर देखेंगे, है ना। क्रिया विशेषण किस जगह यूज होता है, संबंध बोधक किस जगह यूज होता है, तो उसके हम उसका अंतर देखेंगे। अब अंतर में क्या है कि जैसा एग्जाम्पल दिया, रमा के बाद लता जाएगी, रमा के बाद लता जाएगी। दूसरा दिया है, विद्यार्थी कमरे के भीतर है, भीतर मतलब अंदर, विद्यार्थी कमरे के भीतर हैं। अब यहाँ पर संबंध बोधक का शब्द क्या बना कि रमा के बाद लता जाएगी, और यहाँ पर क्रिया विशेषण हम जब साथ में उसका अंतर देख रहे हैं क्रिया विशेषण के साथ में, तो उसका क्या होगा कि रमा के बाद में जाएगी, रमा के बाद में लता जाएगी। यहाँ पे लता चाहिए, है ना। तो रमा के बाद लता जाएगी, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने देखा रमा बाद में जाएगी, रमा बाद में जाएगी मतलब यहाँ पर हमने देखा कि ये के लगा हुआ है, के परसर्ग, परसर्ग को कारक भी कहते हैं, है ना, विभक्ति भी कहते हैं। तो ये क्या लगा हुआ है? रमा के बाद, लेकिन हमने यहाँ क्या देखा क्रिया विशेषण में, रमा बाद में जाएगी। ये नहीं बताया ना कि लता यानी रमा के बाद लता जाएगी, है ना, रमा के बाद लता जाएगी, लेकिन यहाँ बोल रहा है रमा बाद में जाएगी। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। ये क्रिया विशेषण में रमा बाद में जाएगी, है ना। फिर दूसरा है, विद्यार्थी कमरे के भीतर हैं, विद्यार्थी कमरे के भीतर हैं। यहाँ पे होगा विद्यार्थी भीतर है। अब यहाँ पे फिर के परसर्ग जो लगा हुआ है, जो के लगा हुआ है वो क्या है? परसर्ग है, मतलब कारक है। तो ये विभक्ति यहाँ से हट जाएगी और वो क्या किस में आ जाएगी? क्रिया विशेषण में। तो वो क्या कहलाएगा? विद्यार्थी भीतर हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों में क्या फर्क है कि यहाँ पे कारक लगता है, परसर्ग लगता है, और यहाँ पे क्रिया विशेषण में परसर्ग नहीं लगता है ना। तो ये मैं कुछ आपको पढ़ के बता रही हूँ। इसी बाद में हम यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे कि संबंध बोधक अव्यय के पहले किसी न किसी परसर्ग की जरूरत रहती है। मतलब हमने देखा कि संबंध बोधक में परसर्ग लगता ही है, किसी न किसी परसर्ग की यहाँ पे जरूरत रहती है, लेकिन क्रिया विशेषण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिया विशेषण में वो अपना आप ही वो शब्द को बता देता है ना। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ कि संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर का, जैसा कुछ क्रिया विशेषणों का प्रयोग संबंध बोधक के रूप में भी किया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अभी हम जैसे आपको बताया, यहाँ पे परसर्ग है, यहाँ पे नहीं है। अब जैसे जब ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग वाक्य के अन्य शब्दों के साथ किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध प्रकट करता है, सर्वनाम का संबंध प्रकट करता है, संज्ञा या
सर्वनाम का संबंध प्रकट करता है, तब ये शब्द संबंध बोधक कहे जाते हैं। सबसे पहले हमने जो परिभाषा देखी थी वही बात यहाँ पे भी आ जाती है। लेकिन परंतु जब इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता सूचित करने के लिए होता है, जो भी कोई भी क्रिया करने की बात आती है, तो जब हम उसको सूचित करते हैं, क्रिया को बताते हैं, तो तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में ये अंतर होता है कि यहाँ पे परसर्ग यूज होता है और यहाँ पर क्रिया विशेषण में परसर्ग यूज नहीं होता है, मतलब यहाँ पे उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो संबंध बोधक में हमें ये याद रखना चाहिए कि संबंध बोधक में अव्यय के पहले, संबंध बोधक अव्यय के पहले किसी न किसी परसर्ग की जरूरत होती है, तो वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये संबंध बोधक देखा है, अव्यय का सेकंड पार्ट देखा है ना। आज तक हमने अभी कल हमारा क्रिया विशेषण हुआ था, क्रिया विशेषण में भी आपको हमने एग्जाम्पल दिया था। अब आज हमने संबंध बोधक देखा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पीरियड में आपको इसका ही थर्ड पार्ट बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है। ओके, तो ये संबंध बोधक हो गया है। संबंध बोधक, इसके पहले क्रिया विशेषण, अब और भी पार्ट हैं वो हम बता रहे हैं। ओके, थैंक यू।